हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। बेटा, लास्ट लेक्चर जो था अपना बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हम फिनिश करेंगे। इस सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ पहले बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, डाइपोल की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट केस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें याद रखनी है। आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे किधर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से दिखाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन करस्पॉन्डिंग टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि तीन चार्जेस रखे हैं, तीनों की इंडिविजुअल अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नहीं। तीनों का ओवरऑल जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है। और ये लाइन कुछ ऐसी लाइन होती है पूरा सच दैट इट्स टेंजेंट एट ए पॉइंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यदि मान लो किसी रीजन में हमने कहा कि ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो यहां पर इसका मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर की तरफ होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। मतलब जो टेंजेंट है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। हो सकता है इस रीजन में 2 3 5 10 कितने भी चार्ज रखे हैं, उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग इसका टेंजेंट होगा। ऐसा जो कर्व है, ऐसी जो लाइन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सोचो किसी पॉइंट पर, यदि मान लो इस पॉइंट पर मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी डिपेंड करता है कि चार्ज हम कैसा रख रहे हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग में होगी, और निगेटिव रखेंगे तो जस्ट उसके अपोजिट होगी, होगी उसी टेंजेंट के अलग। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो किसी भी पॉइंट पर उसका जो टेंजेंट है उसी के अलोंग एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, या तो उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंड्स कि वो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से भी पुकारते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। अब इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो हमें ध्यान रखनी होती है, और उन प्रॉपर्टी को ये हमेशा फॉलो करेगी। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है, जिनसे क्वेश्चन भी बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहां से। तो देखो कुछ की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला बोल रहा है फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगी निगेटिव चार्ज पर। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहां होती हैं, निगेटिव चार्ज पर। बोल रहा है इफ देर इज ए सिंगल चार्ज, अभी यदि मान लो हमारे पास निगेटिव है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है, फिर तो वो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो चलते जाएंगी और इनफाइनाइट तक चलते जाएंगी। हम अज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट पे कोई निगेटिव चार्ज पड़ा होगा जहां टर्मिनेट होगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव पे जाती है, नहीं मिला तो वो इनफाइनाइट तक जाएंगी। सेम ऐसे ही यदि एक सिंगल निगेटिव रखा है तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट से लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, कोई पॉजिटिव पड़ा होगा वहां से आकर के इस पे टर्मिनेट हो रही है। तो हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और निगेटिव पे टर्मिनेट होगी, कभी उल्टा नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निगेटिव से ओरिजिनेट हो गई या पॉजिटिव पे टर्मिनेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट,
इन ए चार्ज फ्री रीजन, जिस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां थी, यहां गायब हो गई और यहां फिर से होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अचानक से गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब हो सकता है जब इस रीजन में कोई चार्ज हो। जैसे कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि उस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो बिना कोई चार्ज, यदि कोई चार्ज फ्री रीजन है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से जीरो कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उसका रीजन भी बता रखा है, इफ दे डिड द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव ए यूनिक डायरेक्शन विच इज absurd। मतलब वो ऐसा, तो ये बकवास है। जैसे मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ये है, ध्यान से सुनना, और दोनों ने कट कर दिया। अब यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये वाली फील्ड लाइन कहेगी भाई मेरे टेंजेंट पे होगी, ये वाली कहेगी भाई मेरे टेंजेंट पे होगी। तो यार एक ही पॉइंट पर दो दो फील्ड, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट फील्ड के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो अब बताओ नेट यहां इधर बोलोगे या इधर बोलोगे, नेट तो एक ही डायरेक्शन में होगी ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब ये मत बोलना कि सर यहां कोई चार्ज है उसकी इधर है, यहां कोई चार्ज है उसकी इधर, बिल्कुल दो फील्ड हो सकती हैं, लेकिन फील्ड लाइन दो नहीं हो सकती। उन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से कोई लाइन बनेगी। तो ये गलत है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के क्या मतलब है, हम आगे पढ़ेंगे। देखो दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक होती है स्टैटिक चार्ज के कारण, स्टेशनरी चार्ज के कारण जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। एक होती है इंड्यूस, जब किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, फैराडे लॉ होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऐसे समझो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्टेशनरी चार्ज के कारण, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है, तो कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है, वो क्लोज लूप फॉर्मेशन करती है। यदि आपसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। यदि तुमसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, नहीं। समझ लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों आ गई ना, स्टैटिक और इंड्यूस दोनों आ गई, लेकिन बोला इंड्यूस सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी क्लोज्ड। देखो यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रीजन में यहां पास पास थी और फिर आगे जाके दूर हो गई। दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। तो यहां जहां फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक हो जाती हैं, और लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इन पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो ये देखो, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस ए बी एस सोन इन द फिगर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे दिखा रखी हैं, तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा ध्यान रखना इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन होती है। कैसी होती है? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, जो कि ये नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन बदल रही है। देखो डायरेक्शन बदल रही है, और यहां नजदीक है यहां दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगी बी से,
तो नॉन यूनिफॉर्म है, ईए इज मोर देन ईबी, ईए इज मोर देन ईबी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। एक देखो ये वाला, देखो एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से जो निकलती हैं वो उस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। ये और लिख देता हूं यहां पे, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा निकलेंगी, छोटे चार्ज से कम निकलेंगी, बड़े चार्ज से ज्यादा। नंबर बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज नंबर होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हम एक चार्ज के कारण बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। हम एक्चुअल में लार्ज नंबर ना बना के, मान लो 1 कूलाम चार्ज के लिए हमने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, तो आधा कूलाम चार्ज के लिए 5 बनाएंगे, 2 कूलाम चार्ज के लिए 20 बनाएंगे, मतलब उसी रेशियो में चलेगा। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि ये ईबी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी, तो इनमें से बताना है कि ए और बी में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कैसा क्या, वो सब के बारे में बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं दैट इज पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, और यहां जाके टर्मिनेट हो रही है दैट इज निगेटिव, तो ए इज पॉजिटिव बी इज निगेटिव। और ध्यान से देखो, इस पे जितनी टर्मिनेट हो रही है इससे ज्यादा निकल रही है, ये तो निकल ही रही है, कुछ एक्स्ट्रा भी निकल रही है, तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा होगा, ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव होगा, और ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के भी आते हैं, एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, वो मैं इक्विपोटेंशियल के साथ ही बनवाऊंगा, दोनों एक साथ बनवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस समझते हैं, ये दोनों में काफी अच्छा रिलेशन सा है, वो ध्यान से समझेंगे। यहां पे इक्विपोटेंशियल, देखो नाम से पता चल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेते थे, और वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी आइडिया देती थी कि यहां पास पास है मतलब ज्यादा है, यहां दूर दूर है मतलब कम है। ऐसे इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनका पोटेंशियल पूरे सरफेस का एक कांस्टेंट हो। मतलब देखो, एक चार्ज के सराउंडिंग ऐसा रीजन होगा जहां एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, तो उस सारे पॉइंट्स को मिलाकर के जो सरफेस बनेगी दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैथमेटिक्स में कलेक्शन ऑफ पॉइंट को नाम दिया जाता है लोकस। तो इसकी डेफिनेशन होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, it is the locus of all those points which are at same potential। मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल रखने वाले सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो वो जो भी सरफेस या जो भी रीजन बनेगा दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्या क्या? दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती भाई? देखो सिंपल सी बात है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 10 वोल्ट की, एक 20 वोल्ट की, ये दोनों यदि काटेंगी तो जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे वहां का पोटेंशियल क्या होगा, 10 या 20? ओब्वियस सी बात है, एक तो बकवास वाली चीज होगी, ये कह रहा 10 एक कह रहा 20 है, मतलब गड़बड़ है। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अब आप सोचोगे सर दोनों ही 10 वोल्ट वाली हो तो फिर वो दोनों ही, फिर वो एक ही है। यदि दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो वो दो थोड़ी ना हो गई, फिर तो वो एक ही हो गई। और यदि दो हैं तो अलग अलग पोटेंशियल है और वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो एक्चुअल में याद करो, पोटेंशियल जब बताया था तब बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल घटेगा, अपोजिट चलोगे पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। यदि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल वाले होंगे। तो यार वही तो बोल रहे हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट बोल रहा है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी हायर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लोअर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी वहां पोटेंशियल धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा। मान लो मैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं, हर एक वोल्ट पोटेंशियल चेंज पे पोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं, 2 वोल्ट की बना रहा हूं, 3 की बना रहा हूं, 4 की बना रहा हूं, 5 की बना रहा हूं, 6 की बना रहा हूं, तो एक एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम होगी डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है तो डिस्टेंस भी सेम आएगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बराबर बराबर डिस्टेंस पे बनेगी। लेकिन जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस रीजन में डिस्टेंस उसको कम मिलेगा इक्वल पोटेंशियल चेंज के लिए। यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे 1 सेंटीमीटर मिल रहा था तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे उससे कम डिस्टेंस मिलेगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे उससे ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। मतलब सेपरेशन जो है वो कुछ उल्टा रिजल्ट दिखा रही है। जितना कम सेपरेशन उतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा सेपरेशन उतना लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यदि एक चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चलाएंगे तो यार इक्विपोटेंशियल मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो उसके अलोंग चलाने से उस पर कोई वर्क नहीं होगा, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पूरे के पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम है। मतलब एक्चुअल में बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला रहे हो, इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो इक्वी पोटेंशियल पे चलाने का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो। नेक्स्ट बोल रहा है कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है मतलब अंदर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो कंडक्टर अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है। ठीक है, तो एक कंडक्टर हमेशा अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है खुद। ठीक है, चल तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी ऐसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है। अब कुछ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो आपको दिखा रहा हूं। देखो, सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली बाहर निकलेंगी चारों तरफ, इधर 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 हर तरफ। जैसे एक सन से सनलाइट निकलती है ना, ऐसे यहां चारों तरफ निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे आएंगी, बस इतना ही डिफरेंस होगा। प्लस से जाएंगी निगेटिव पे आएंगी। और यदि बात करूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तो एक पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज को सेंटर लेकर के कोई भी एक स्फीयर बनाओगे ना, पॉइंट चार्ज को सेंटर पे लेके कोई भी स्फीयर बनाओगे, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। यदि डिस्टेंस चार्ज से बराबर है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यहां जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी वो ये स्फेरिकल सेल बनेंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडियस का जितना भी बड़ा स्फीयर, जितने भी पॉइंट्स है उस स्फीयर के वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो ये अपने आप में सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिनका अलग अलग पोटेंशियल होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल घटता जाएगा। मतलब आप V1 से V2 जो है कम का होगा, V3 और कम पोटेंशियल का होगा, V4 और कम पोटेंशियल का होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा है एक लाइन चार्ज। देखो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उससे रेडियली ऐसे निकलती हैं, रेडियली ऐसे लाइन से रेडियल निकल रही है। मतलब ऐसे समझो, वो नहीं आता एक कंगा आता है जिसमें ऐसे बहुत सारे वायर से स्पाइक्स से होते हैं ऐसे, वो जो कोम जो आता है ना उसके शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगे। यदि इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी और साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी।
ये एक लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी, इस लाइन चार्ज को एक्सिस लेते हुए जो सिलेंडर बनेगा, ये जो सिलेंडर बनेगा किसी आर रेडियस का, इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये सिलेंडर बनेंगे। तो ये सिलेंडर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं, ये अलग पोटेंशियल, ये अलग पोटेंशियल, ये अलग पोटेंशियल। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है बेटा हमारा एक लार्ज सीट। एक लार्ज सीट जो होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सीट के पास यूनिफॉर्म होती है। नहीं पता हो तो बता देता हूं, एक लार्ज सीट के कारण, लार्ज सीट के कारण, ये क्यों चार्ज की एक सीट है जिसका एरिया ए है, इस सीट का एरिया क्या है ए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और जो कि यूनिफॉर्म होती है। देखो इसमें डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, इसमें डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये याद भी रखना चाहिए, कैपेसिटर में ये फॉर्मूला काम आता है। एक लार्ज सीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, उस सीट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम मान रहे हैं सीट बहुत बड़ी है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी बेसिकली, और यूनिफॉर्म फील्ड को इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। मतलब बेसिकली इक्वी पोटेंशियल प्लेन जो है इस प्लेट के पैरेलल प्लेट होंगी, ऐसे बहुत सारे पैरेलल ऐसे प्लेन्स होंगे, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा। ठीक है, नोट भी ध्यान रखना ये, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस विल बी पैरेलल प्लेन्स which are perpendicular to electric field line। मतलब ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स होंगे, और ये जो प्लेन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां भी ये एंगल जो है फील्ड और पोटेंशियल सरफेस में 90 डिग्री ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा दो डायग्राम और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो भी हमें ध्यान रखने चाहिए, कभी पूछ सकता है। ये देखो पूरा अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा शेप लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना भी। जैसे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है डाइपोल की, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल, डाइपोल मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, बराबर मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर के चार्जेस पास पास में रखे हैं। ये लो हमारा माइनस क्यू है, ये तो हमारा माइनस क्यू है, और ये हमारा प्लस क्यू है, ऐसे रखें। तो प्लस क्यू कह रहा है भाई मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, माइनस क्यू कह रहा है भाई मेरे पे टर्मिनेट होंगी। तो अब दोनों को पास में रख दिया तो जब इससे फील्ड को निकल के ये कह रहा टर्मिनेट करो, ये कह रहा निकलो, तो यहां से जो फील्ड निकलेगी इस पे टर्मिनेट होने लग जाएगी। बढ़िया सब मिल रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये फील्ड लाइंस देखो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जा रही है ऐसे, तो तरीके से अकेला पॉजिटिव होता तो ये वाली फील्ड ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन क्योंकि निगेटिव है तो ये निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है फील्ड को और अपने पास बुला लेता है, तो ये सीधी ना जाकर के ऐसे मुड़ गई, ये वाली सीधी ना जाके ये भी मुड़ रही है, ये थोड़ा बड़ा राउंड लेकर के इसके पास आ रही है, ये वाली और बड़ा राउंड लेकर के इसके पास ऐसे आ रही है, ये वाली ऐसे सीधी इनफाइनाइट चली जाएगी, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट से निकल के इधर आएगी। तो जितनी फील्ड लाइंस इससे होंगी उतनी उससे होंगी, जितनी इससे निकलेंगी उस पर टर्मिनेट होंगी। तो फील्ड लाइंस एक्चुअल में ऐसे मुड़ गई दूसरे की तरफ। ठीक है, एक प्लस से निकली, दूसरे माइनस पे टर्मिनेट हो गई। यदि मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है बेटा इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ऐसी सरफेस होगी जो इनके परपेंडिकुलर हो। तो देखो डाइपोल के लिए ये जो याद है डाइपोल का पोटेंशियल लिखवाया था तब, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये वाला रीजन होता है जीरो पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल होता है पॉजिटिव का, निगेटिव की तरफ होता है निगेटिव का। फॉर्मूला होता है किसी थीटा एंगल पर केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। जब थीटा 90 से छोटा मतलब इधर की तरफ
पॉजिटिव पोटेंशियल, उधर की तरफ निगेटिव पोटेंशियल। तो ये देखो, ये एक्चुअल में तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल नहीं है, ये ऐसे शेप है, यहां इनके बीच की सेपरेशन इधर कम है इधर ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज पे यहां देखोगे फील्ड, तो प्लस का भी इधर फील्ड होगा, माइनस का भी इधर होगा, तो दोनों का फील्ड ऐड होकर के बीच में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फील्ड की। एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अच्छा खासा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसलिए फील्ड हाई होगा तो गैप कम होगा। और यदि यहां देखोगे तो पॉजिटिव कहेगा इधर फील्ड, निगेटिव कहेगा इधर फील्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कम हो जाएगी, पूरा कैंसिल नहीं होगा, कम हो जाएगी। तो इधर फील्ड स्ट्रेंथ कम है, इसलिए देखो सेपरेशन जो है इनकी बढ़ गई है, सेपरेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, इधर वाली सारी पॉजिटिव, उधर वाली सारी निगेटिव, ये है डाइपोल का। और यदि दो चार्ज दोनों पॉजिटिव के हैं या दोनों निगेटिव के हैं, अभी मैंने जो बनाया दोनों पॉजिटिव का है, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ये भी कहेगा मेरे से फील्ड लाइंस जाएंगी, वो भी कहेगा मेरे से जाएंगी, अब एक दूसरे पे तो टर्मिनेट होने से रही, तो ये फील्ड लाइंस दोनों से निकल रही हैं, तो और दोनों काट सकती नहीं है, तो ये एक दूसरे को धक्का मार के रिपेल करेंगे। तो देखो तरीके से ये फील्ड लाइन ऐसे जाती लेकिन रिपेल होके इधर हो गई, ये ऐसे जाती लेकिन रिपेल होके घूम गई, ये ऐसे जाती लेकिन काट देती तो ये रिपेल हो गई। तो ऐसे समझो कि ये जो दोनों का बाइसेक्टर लाइन है, इससे ऐसे रिपेल कर रही होंगी, ऐसे कट नहीं करेंगी, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐसे धक्का मार रही है एक प्रकार से, ठीक है। और इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अराउंड पोटेंशियल पॉजिटिव का, निगेटिव के अराउंड पोटेंशियल निगेटिव का, तो दोनों जितना पोटेंशियल यहां होगा, इसके पास एक पॉइंट यहां इसके पास भी होगा, उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल वाली सरफेस है, यहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस दो हिस्सों में, एक ही पोटेंशियल दो हिस्सों में, एक यहां बन रहा है एक यहां बन रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो सरफेस है मर्ज हो जाती है, मतलब पहले जो दो पार्ट थे एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के, बाद में आके मर्ज होने लग गए, ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। ये ध्यान रखना होता है, एग्जाम में पूछे तो बता दो, ये दोनों कट नहीं कर रही है, ये एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये हमने बातें कर ली, इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कोई न्यूमेरिकल तो नहीं, इस पे कोई डायग्राम पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा नीट में नहीं खेलता है, वरना इस पे पोटेंशियल एनर्जी से, एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन नीट में इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। नीट में पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछेगा तो दो पॉइंट चार्ज की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। जैसे बेटा एक पॉइंट चार्ज यहां है और एक पॉइंट चार्ज यहां है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब, पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार से पोटेंशियल से ही, पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, किसी एक पॉइंट पर एक चार्ज को लाके रख रहे हैं, एक कूलम चार्ज को, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क वहां का पोटेंशियल कहलाएगा। वो हमने बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिफाइन किया था। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पर यूनिट चार्ज नहीं होता है, जो वर्क डन एक चार्ज को उस पोजीशन पर लाने के लिए किया गया है वो कहलाता है वहां का पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का। अब जैसे मेरे को दो चार्जेस यहां इस पोजीशन में लाके रखने हैं, इनफाइनाइट पे पड़े, एक Q1 इधर पड़ा है Q2 इधर पड़ा है, तो जब आप इनफाइनाइट से चार्ज को ला करके इस सेपरेशन पे रखोगे तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि दो चार्जेस जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है K Q1 Q2 R। क्या होता है, K Q1 R, ये इनका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होता है r डिस्टेंस पे। बेसिकली ध्यान से देखो ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है Q2 इंटू K Q1 R, ये क्या है,
ये लिखा है Q2 इसका चार्ज इनटू ये लिखा है दूसरे का यहां पे पोटेंशियल। इनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है कि एक का चार्ज और दूसरे के कारण वहां का पोटेंशियल। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको Q1 इंटू के Q2/R, इसका चार्ज दूसरे का पोटेंशियल। एक्चुअल में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ना इसकी है ना इसकी है, दोनों की है, किसी की इंडिविजुअल नहीं होती। ये तभी होगी जब दोनों होंगे, दोनों में से एक भी नहीं है तो ये नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है कि दोनों चार्जेस को, ऐसे समझो, दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लाने का जो वर्क डन है वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे एक m मास के पार्टिकल को जमीन से उठा करके फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, mg फोर्स नीचे लग रहा था, हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। वो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके रख दिया, वहां भी रखा था यहां भी रख दिया। वो कहां गई वो एनर्जी? वो एक्चुअल में उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर ली। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हुआ वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। दो चार्जेस थे, इनफाइनाइट पे रखे थे, पास में लाके रख दिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा और डिस्प्लेस भी कर रहे हैं तो कुछ वर्क भी करना पड़ा होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा ना वो इनके पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो गया। यदि मान लो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है और दोनों को यहां लाके रख दिया, यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो कहां से आएगी वो काइनेटिक एनर्जी? वो एनर्जी आ कहां से रही है? बेसिकली जो इसकी पोटेंशियल में स्टोर हुई थी वो वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है? जैसे एक m मास के पार्टिकल को यहां से छोड़ दूं तो नीचे उसके जाने से काइनेटिक बढ़ने लग जाती है। कहां से आई वो एनर्जी? ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो यहां भी जब इनको छोड़ देंगे ये दूर जाएंगे, काइनेटिक आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो ये ध्यान रखना, दो चार्जेस जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2/R होती है। अब यदि यहां दो नहीं तीन है तो जोड़े बनाओ। यदि दो की जगह तीन चार्जेस हैं तो जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये देखो, ये देखो। चलो एक काम करते हैं, यही पहले क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं कहूं कि भाई ये लो जोड़े, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तीन नहीं चार लेते हैं, चार चार्ज लेते हैं। मान लो ये चार चार्ज है, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, ये भी क्यों, ये भी क्यों, सारे क्यों चार्ज हैं, सारे क्यों चार्ज हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखें और हमें इस सिस्टम की टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फाइंड टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है ये ए है। तो अब देखो यहां जोड़े बनेंगे भाई, जोड़े, जोड़े कैसे? एक जोड़ा बनेगा इन दोनों का भाई, दो चार्ज हैं ए डिस्टेंस पे, एक जोड़ा बनेगा इन दोनों का भाई, एक जोड़ा इन दोनों का भी बनेगा, एक जोड़ा इन दोनों का भी बनेगा और एक जोड़ा इन दोनों का भी बनेगा और एक जोड़ा इन दोनों का भी बनेगा। जितने पॉसिबल पेयर हैं सब बनाने पड़े भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि इस पे सिर्फ ये ही इंटरेक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस पे ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हमें जोड़े बनाने होंगे और हर जोड़े की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सबका मिला दो। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक्चुअल में ये वाला जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी है k Q1 Q2 हो गया Q² अपॉन डिस्टेंस a, ये इसकी होगी, उतना ही इसका होगा, वही चार्ज वही डिस्टेंस, उतना ही इसका होगा उतना इसका। चारों जोड़े जो हैं आइडेंटिकल है तो 4 गुना होगी, प्लस ये दो जोड़े हैं ना, ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, डायगोनल वाले जोड़े। ये डिस्टेंस अलग है, ये ए डिस्टेंस पे नहीं है, चार्ज तो उतना ही है बट ए पे नहीं है, √2a पे है।
तो ये दो जोड़े जो हैं ये एनर्जी रखेंगे के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आएगा √2a, तो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी ये हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल देखो कितने पेयर बन सकते हैं। अब यदि आपको दिक्कत हो तो एक फॉर्मूला बताता हूं, याद रख सकते हो। नंबर ऑफ पेयर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे तो याद कर लो। नंबर ऑफ पेयर्स ये होता है n इंटू n-1/2, जहां n है नंबर ऑफ चार्जेस, जितने चार्जेस हैं उसके हिसाब से जोड़े बना। 4 है तो 4 रखोगे तो 4 गुना 4-1 3, 4 या 12/2, 6 पेयर। देखो 4 और 2 6 पेयर। कभी भी यदि कंफ्यूजन हो कि यार कितने जोड़े बनेंगे टोटल, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। फिर उतने जोड़े बनाओ, उन सब की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन करो। बोला 3 पॉइंट चार्ज हैं, Q -2Q और -2Q, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि ए साइड का है उसके वर्टेक्स पे रखे। लो साहब, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके वर्टेक्स पे 3 चार्जेस रखे हैं, ये Q है, ये -2Q है और ये -2Q है। इनकी सेपरेशन जो है AA है। कितने जोड़े बनेंगे वैसे इसमें? n-1/2, 3 गुना 2/2, 3 जोड़े बनेंगे, एक ये। ठीक है। बोला द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a। अब यहां खेल देखो थोड़ा सा एक्चुअल में हमारा वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम में आता है। जब भी मुझे किसी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना हो और यहां कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दी जा रही, जब कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, हमने बस धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर रहे हैं बड़े साइज में, तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। भाई जो भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा वो कहां जाएगा? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे ईंटा पड़ा है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए और रख दिया। पहले भी पड़ा था, अभी भी पड़ा है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं आई। लेकिन हमने जो एक्सटर्नल जो थकावट हुई है वहां तक लेके गया, वो कहां गया? भाई एक्सटर्नल एजेंट तो उसको ऊपर लेके गया ना, तो वर्क तो किया ना, कहां गया वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल में जितना चेंज हुआ उसके बराबर होगा। यदि पोटेंशियल बढ़ी है तो उसने पॉजिटिव वर्क किया है, यदि पोटेंशियल घटी है तो उसने निगेटिव वर्क किया होगा। ठीक है, कुल मिला के एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो बस यहां मुझे क्या करना है, इसने बोला पहले ए पे थे और बाद में जो है वो 2a पे हो गई, बाद में उनकी साइज बढ़ा दी। किसी बंदा कोई आया बाहर से और उसने जबरदस्ती खींचातानी की और इसकी डिस्टेंस जो a थी उसको 2a कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बोला इस काम में उसको कितना वर्क करना पड़ा होगा, इसका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना होगा। हम कहेंगे वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। पहले का पोटेंशियल निकालो, बाद का निकालो, डिफरेंस निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ये डिस्टेंस 2a है, पहले हम निकालते हैं पहले का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का कितना आएगा, देखो जोड़े बनाओ, 3 जोड़े बनेंगे, एक बनेगा k Q इंटू -2Q अपॉन a, इन दोनों का k 2Q माइनस का -2Q इंटू -2Q अपॉन a, k Q1 Q2 बाई r, इन दोनों का करो k Q -2Q अपॉन a, कितना आएगा? ये आएगा -2kq² बाई a, ये आएगा -2kq² बाई a, ये हो गया -4kq² बाई a, और ये आएगा +4kq² बाई a। जितना माइनस का उतना प्लस का, ये जीरो आ गया भाई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो आ गई। अब बताओ फाइनल क्या होगी?
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सोचो, इसका निकालो, फाइनल क्या होगा, फिर वही जोड़े बनाओगे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बस एक ही फर्क आएगा, यहां ए की जगह 2a 2a 2a, तीनों में 2a आएगा। तो ये हुआ था 2kq स्क्वायर बाई ए, यहां 2a हो जाएगा, 2a 4a, और वो कैंसिल होकर फिर 0 हो जाएगा। ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, 0 ही आएगा, फाइनल भी निकाल के देख लेना 0 ही आएगा। तो यहां एक्चुअल में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि हुआ ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, 0 आएगा। यदि मान लो कुछ अलग अलग आता है, ये कुछ एक्स आता, ये वाई आता, तो आंसर आ जाता वाई माइनस एक्स, डिफरेंस के बराबर। बताओ कोई दिक्कत? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि दो चार्जेज हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या, नहीं, वो गेम खेलेगा, वो 2 की जगह 3 दे देगा और पूछेगा कि बताओ मतलब वर्क डन कितना हुआ, इसको ऐसा चेंज, जैसे ये साइज चेंज कर दिया, वर्क डन कितना हुआ, या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की टोटल पूछ लेगा। तो वर्क डन का जब भी क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला लगा, जब भी कोई चार्जेस के साथ छेड़खानी करके दूर नजदीक करके छोड़ रख दे वापस से, तो उसके लिए वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करा देता हूं इस पे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ध्यान से देखना। ये है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है यहां रखा हुआ है, ए सर्टेन चार्ज इज कैरिड फ्रॉम ए टू बी सी डी, ये जो चार्ज है सेंटर पे रखा है, मे बी आपको पता नहीं सेंटर पे लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन ये है सेंटर पे रखा हुआ है, मैं रख देता हूं, ठीक है ना, यहां रख देता हूं, ये लो, ये सेंटर पे एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस की, ये सेंटर पे रखा है, ठीक है। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज क्यू की है, इस सारे रीजन में क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए सर्टेन चार्ज इज कैरिड, कोई दूसरा चार्ज उठाया और उसको लेके जा रहे हैं, कहां, ए से बी ले जा रहे हैं, या सी ले जा रहे हैं, या डी या ई, चार अलग अलग रास्ते, ए से बी ले जाने का रास्ता, ए से सी, ए से डी, ए से ई, ठीक है। बताओ कौन से केस में वर्क डन ज्यादा होगा, कौन से में कम होगा, ये सब बता, सबसे ज्यादा कौन से में होगा, सबसे कम कौन से में होगा। तो फिर वही बात, वर्क डन जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ए पर वो आएगा के, मान लो यहां पे क्यू डैश चार्ज था, तो के क्यू डैश बाई आर रेडियस के बराबर ये होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब देखो तू चाहे बी पे जा, चाहे सी पे जा, चाहे डी पे जा, चाहे ई पे जा, किसी पे भी जा, हर केस में वही आएगा, के क्यू डैश बाई आर, सेम फॉर ईच पॉइंट, सेम फॉर ईच पॉइंट, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सेंटर से तो डिस्टेंस आर रखते हैं ना, तो किधर जा रहा है उससे क्या फर्क, डिस्टेंस उतना ही है, जितने डिस्टेंस पे चार्ज पहले थे उतने डिस्टेंस पे फाइनली है, तो इनको पहले नजदीक लाया फिर दूर ले गया, मतलब एक ईंटा को उठा के तो ऊपर लेके गया और ईंटा को उठा के वापस नीचे ले आया, तो ऊपर ले जाने में तूने कुछ वर्क किया होगा, तो नीचे लाने में उसका निगेटिव वर्क किया होगा, ओवरऑल तुमने कोई वर्क नहीं किया, समझ गए ना भाई। ऊपर ले जा रहे थे ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे थे, नीचे ला रहे थे ग्रेविटी के सपोर्ट, तो यहां तुमने जो टोटल वर्क किया वो 0 हो गया, तो ऐसे यहां पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो वर्क डन 0 होगा, 0 होगा, तो हर रास्ते से 0 होगा। कब होता, जब डिस्टेंस चेंज होती, मान लो कहता कि r डिस्टेंस पे था 2r पे कर दिया, तो फिर उनके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को निकालते और उतना वर्क डन करना होता। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नोट करके लिख लेते हैं, एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, काफी काम आता है, आगे चैप्टर्स में भी काम आता है। वैसे मैंने जब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ाया था तो वहां मैंने ये नोट लिखवा दिया था, वो यहां से आता है एक्चुअल में। देखो क्या है, नोट कहता है व्हेन ए चार्ज Q, when a charge Q is
accelerated across a potential difference, let's suppose potential difference V ले लेते हैं. When a charge q is accelerated across a potential difference V, then gain in its kinetic energy will be q into V. जब एक चार्ज q को v वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं, मतलब एक चार्ज रेस्ट पे था, हमने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस छोड़ दिया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो q इंटू वी हो जाएगी. हाँ, वो बात अलग है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अलग तरीके से आएगा, निगेटिव अलग, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी. जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यदि तुम प्लस क्यू चार्ज को छोड़ोगे तो वो इधर की तरफ जाएगा तब एक्सलरेट होगा, और यदि तुम माइनस क्यू को छोड़ोगे तो वो इधर की तरफ जाएगा तो एक्सलरेट होगा. मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगी, पॉजिटिव इधर भागेगा, निगेटिव उधर भागेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा. ठीक है? या मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा. पॉजिटिव चार्ज जो है विल एक्सलरेट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल. ठीक है? और निगेटिव चार्ज विल एक्सलरेट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल. ठीक है? ऐसे समझो कि हाई पोटेंशियल मतलब समझो पॉजिटिव साइड, लो पोटेंशियल मतलब निगेटिव साइड. हाई मतलब प्लस का, लो मतलब माइनस का समझो. तो पॉजिटिव को छोड़ोगे तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ, मतलब लो पोटेंशियल की तरफ. निगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो किधर अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ. तो पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा. और यदि v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा q इंटू वी. जैसे एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सलरेट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ev. चार्ज e और पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 ev, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आती है. यदि एक प्रोटॉन को 10 वोल्ट से एक्सलरेट करोगे उसकी भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि उसका भी चार्ज e है. बस इलेक्ट्रॉन जाएगा हाई पोटेंशियल की तरफ और प्रोटॉन जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ. दैट इज, ये हमें ध्यान रखना. ठीक है? एक ये वाले क्वेश्चंस का एप्लीकेशन मैं वहां करवा चुका हूं. ये वाले क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करो, हमने निकाला था कि एक इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब 5 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. तो ये सारे उसी के एप्लीकेशन है. ठीक है? क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी में एक फॉर्मूला और याद रखते हैं हम, डाइपोल का. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है भाई, ये एक्सटर्नल फील्ड है. इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा है किसी एंगल पे ऐसे. ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है P. कितने एंगल पे रखा है? लेट्स सपोज ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है. तो टॉर्क पढ़ा था हमने, टॉर्क पढ़ा था, मतलब किसी एंगल थीटा पे इस पे टॉर्क आता है. यदि इस डाइपोल को रोटेट करेंगे तो यहां रोटेशनल टॉर्क के कारण यहां रोटेशनल वर्क होगा, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी आएगी. मतलब जब डाइपोल को रोटेट करोगे तो जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करोगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तो हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की आती है वो आती है -P
वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस पी डॉट ई, ये फॉर्मूला याद रखना डाइपोल के लिए, माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी किसी एंगल थीटा पर कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस साइन रहता है बेटा यहां थीटा है एंगल बिटवीन पी एंड ई, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये थीटा है। तो माइनस पीई कोस थीटा इसकी एनर्जी है, किसी एंगल थीटा पर इसकी इतनी एनर्जी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड वर्क डन टू रोटेट, एक क्वेश्चन ही है ये, देखो कोई पूछे क्वेश्चन ही है ये, देखो फाइंड वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। अब बोल देगा 0 से 30 डिग्री रोटेट किया, 30 से 60 रोटेट किया, 0 से 180 रोटेट किया, कुछ भी बोल देगा। किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमेशा मैंने क्या कहा, जब भी तुम्हें वर्क करने की बात पूछे सीधा कहो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एंगल थीटा 2 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई, देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, माइनस पीई कोस थीटा 2 में से माइनस कर देंगे इनिशियल माइनस पीई कोस थीटा 1, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पीई कोस थीटा 1। तो बताओ वर्क डन कितने के बराबर आ गया, वर्क डन पीई कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। देखो ये प्लस का कोस थीटा 1 पहले लिख दिया और माइनस कोस थीटा 2 बाद में लिख दिया, ये वर्क डन आ, ये क्वेश्चन। अब रख दो थीटा की वैल्यू, 0 से 90 रोटेट करेंगे कितना वर्क होगा, 0 से 180 रोटेट करेंगे कितना वर्क होगा, 0 से 30 रोटेट करेंगे कितना वर्क डन होगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है डाइपोल को रोटेट करने वाला, ठीक है, और पूछता भी है, देखो ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक दो क्वेश्चन वो कर लेना है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अलग तरीके से पढ़ा है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा अलग किया हमने। हमने पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, डाइपोल के बारे में पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे और गॉस लॉ पढ़ रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल डेफिनेशन होती क्या है, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई डॉट डीएस, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई डॉट डीएस इसको बोलते हैं एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेट है, कोई दिक्कत, एरिया इंटीग्रल बोलते हैं। अब देखो निकालते कैसे, कुछ नहीं है, ई डॉट डीएस, डीएस है एरिया वेक्टर, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस वेक्टर है स्मॉल एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। जिसको नहीं पता हो मैं बता देता हूं बेटा, एरिया जो होता है ना, एरिया वैसे नॉर्मली एरिया स्केलर होता है, लेकिन कई बार छोटे एरिया को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, याद रखना। लेकिन ये छोटे एरिया के लिए या एक प्लेन एरिया के लिए होती है।
कर्व्ड एरिया होगा तो उसको कोई एक एरिया वेक्टर नहीं ले सकते। जैसे स्फीयर है, वो कर्व्ड सरफेस है, तो उसका ओवरऑल कोई एरिया वेक्टर नहीं होगा। लेकिन उस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, एक छोटा सा एक हिस्सा काट लेंगे, तो वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बहुत छोटा पार्ट ही एरिया का एरिया वेक्टर होता है, अदरवाइज एरिया स्केलर होता है। तो यहां पर कभी भी एरिया वेक्टर, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, जैसे ये हमारा स्फीयर है, लेट्स सपोज ये हमारा स्फीयर है, इसका एक पूरा एरिया तो कोई नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा पार्ट लिया, ये लो एक छोटा सा पार्ट लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट ये लिया हमने, ठीक है, ये लो। तो इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और बाहर की तरफ ये ds वेक्टर होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will always be perpendicular to its plane, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एंड फॉर ए क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस, its positive direction will be outward direction, outward direction। भाई देखो, परपेंडिकुलर तो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, तो कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले? जो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी ना, वो पॉजिटिव होगी। यदि क्लोज है तो, यदि सिर्फ एक प्लेट है, सिर्फ ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बस। चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे, वो अपनी चॉइस हो जाती है। एक क्लोज सरफेस के लिए ही अंदर बाहर वाली चीज डिफाइन होती है। अब इसके लिए तो क्या अंदर क्या बाहर, ऊपर ले लो नीचे ले लो, अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेते हैं, कोई मायने नहीं करता है। लेकिन क्लोज सरफेस में डिफाइंड है, जब भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ होगा निगेटिव होगा। ये एरिया वेक्टर के बारे में वेक्टर में बता दिया जाता है। नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अब देखो फ्लक्स पे आते हैं वापस। तो फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ये जो थीटा है, थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। इंटीग्रेशन, अब आप बच्चे कह सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? अरे भाई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यूनिफॉर्म फील्ड में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई बाहर आ जाएगा, तो फ्लक्स सिंपल हो जाता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कोस थीटा। सीधा फ्लक्स को बिना इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, ई एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एस है एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, जो भी वो प्लेन सरफेस, ये जो सिर्फ है हम एक प्लेन सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। प्लेन सरफेस का एरिया और थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल, ये फ्लक्स होता है। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। यहां थीटा मैटर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से जा रही है उससे फर्क पड़ता है। एक सिंपल तरीका बताता हूं कि किसी भी प्लेट से फ्लक्स है या नहीं है पता करने का। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है कि वो कब होगा प्लेट से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक प्लेट को आर पार कट करे, एक तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से बाहर निकले, आर पार ऐसे आ रही है, इधर कट जा रही है। यदि किसी प्लेट को किसी भी एरिया को आर पार क्रॉस कर रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ भेदना,
तो ऐसे केस को हम बोलते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के प्लेन से पास करती है, ठीक है ना, इसी के प्लेन से पास करती है, इसमें फ्लक्स नहीं है। क्यों? तरीके से मैथमेटिक्स देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, परपेंडिकुलर, प्लेट के परपेंडिकुलर, तो दोनों में एंगल 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। 3 केसेस बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी बात जो मैं बोल रहा हूं। ये ध्यान से देखो, मैं कोई एक एरिया ले रहा हूं ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पहले सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऐसे है, तो इस वाले केस में आप ही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड काट के आर पार जा रही है, मतलब फ्लक्स होगा। यदि तुमसे पूछूं कि एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर जो है ये होगा डीएस वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो इसका जो फ्लक्स आएगा पहले केस का, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए, और कोस थीटा, थीटा आएगा 0 डिग्री, 0 कोस 0 हो जाता है 1, मतलब ई इंटू ए फ्लक्स हो जाएगा। ये आर पार क्रॉस करने का है। यहां दो एंगल दिखते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर से, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस एरिया के प्लेन से। एरिया का प्लेन, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे सीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड काट के ऐसे जा रही है, तो एरिया के प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। दूसरे केस में हमारा जो एरिया वेक्टर है उसी प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। इस बार यहां प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0, लेकिन हमें प्लेन के साथ नहीं, वेक्टर, एरिया वेक्टर से लेना होता है, तो एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स आएगा E इंटू ए इंटू कोस 90, मतलब 0 हो जाएगा। इस केस में 0, जब भी एक प्लेट के प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसका फ्लक्स 0 होता है। ये वाला देखो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तिरछी निकल रही है ऐसे, और हमें जो एंगल दिया है थीटा, वो किससे है, प्लेट से। ये जो एरिया की जो प्लेन है, इससे थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स होगा E इंटू एरिया इंटू कोस। बेटा इसमें जो थीटा आता है वो किस किस के बीच का आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर से, जो कि यहां थीटा नहीं 90 माइनस थीटा है, तो ये जो फ्लक्स होगा ये कोस थीटा नहीं साइन थीटा होगा। बस जो एंगल है ना, वहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, देख लेना किस किस का एंगल दिया है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का चाहिए, ना कि प्लेन के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ फ्लक्स किस में होता है किस में नहीं। एक क्वेश्चन देखो 2008 में पूछा हुआ है, ये दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो और देखो। जब भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलो तो पॉज करके एक बार पढ़ा करो क्वेश्चन को और उसका आंसर निकाला करो क्या आएगा, फिर उसके आगे वीडियो देखा करो। तो ये एक स्क्वायर प्लेट है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, जबरदस्ती थीटा एंगल दे रखा है। एक्चुअल में इस प्लेट के प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो इस थीटा का कोई यूज नहीं है, फ्लक्स इज 0, क्योंकि एक्चुअल में फ्लक्स जो है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस 90। एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री एंगल 0। मैं क्या बोला, यदि प्लेन को काट के जा रही है, एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल रही है आर पार, तब फ्लक्स होता है। उसी के प्लेन से पास कर रही है, फ्लक्स नहीं होता। यदि ये फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं होती ना, नॉन यूनिफॉर्म भी होती, इधर इधर इधर, लेकिन इसके प्लेन में होती, तो भी फ्लक्स 0 होता। उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। फ्लक्स तब होगा जब काट के आर पार निकलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो था एक प्लेट वगैरह के लिए, अब मैं करवाता हूं एक क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए देखना, एक क्लोज बंद सरफेस के लिए मैं बात करता हूं अब फ्लक्स की। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक हमें क्यूब दे रखा है, क्यूब ए साइड लेंथ का,
इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये जो फील्ड है यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला क्योंकि देखो कोई भी वेरिएबल चीज नहीं है यहाँ। एक्स डायरेक्शन में ई नोट हर जगह, वाई डायरेक्शन में 2 ई नोट हर जगह, जेड डायरेक्शन में 3 ई नोट हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है और चेंज नहीं हो रही है। यदि वेरिएबल होता जैसे ई नोट एक्स होता, कहीं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होती तो वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्यूब दे रखा है, बोला ई नोट एक कांस्टेंट है, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर फेज से बताओ। नाम भी दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हमें हर फेज से फ्लक्स बताना है। तो अब देखो हम प्रॉपर, पहले मैं सिखाता हूं कैसे पूरे क्यूब के हर एक फेज से इंडिविजुअली निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स थ्रू, लेट्स सपोज कोई भी एक फेस उठा लो, हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। देखो फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या है? ई नोट आई कैप प्लस 2 ई नोट जे कैप प्लस 3 ई नोट के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डॉट करना है किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ। अब एबीसीडी फेस दिख रहा है आपको? ये जो क्यूब है इसमें जो नीचे वाला जो बेस है ना, आंगन जो है इसका फ्लोर, ये है एबीसीडी। इस एबीसीडी का एरिया वेक्टर, बेटा मैंने क्या कहा था? प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। प्लेन जो है ये है, एक्सजेड प्लेन है इसका, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। इस क्यूब में ऐसे ऊपर भी एरिया वेक्टर हो सकता था, नीचे भी, लेकिन हम कौन सा लेते हैं? आउटवर्ड वाला। जब हम नीचे वाले प्लेट की बात कर रहे हैं तो आउटवर्ड होगा नीचे की तरफ। जब हम ऊपर की बात करें ई एफ जी एच की, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ। तो अभी ए बी सी डी की बात करें तो एरिया तो है ए स्क्वायर, ए इंटू ए, और डायरेक्शन है नीचे की तरफ, मतलब माइनस जे कैप। तो एरिया वेक्टर जो होगा माइनस ए स्क्वायर जे कैप। ये समझ में आया माइनस क्यों लिया? क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब इनका डॉट करो, जे कैप, देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से, और आई जे के हट जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट में होता है। अब उधर आई कैप तो है ही नहीं, तो जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो। जे कैप उधर है माइनस का ए स्क्वायर, इधर है 2 ई नोट, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 ई नोट इंटू ए स्क्वायर। जे कैप हट जाएगा, के कैप इधर है ही नहीं तो जीरो, कोफिशिएंट जीरो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। तो एक्चुअल में एबीसीडी फेज से फ्लक्स होगा -2 ई नोट ए स्क्वायर, -2 ई नोट ए स्क्वायर। ये माइनस का मतलब है कि फ्लक्स एक्चुअल में इसके अंदर घुस रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, एक्स वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में कोई फ्लक्स नहीं देगी, क्योंकि ये वाला प्लेन जो है एक्स वाली तो इसके प्लेन से पास होंगी, जेड वाली भी इसके प्लेन से पास होगी, जो वाई वाली है वो काट के जा रही है अंदर की तरफ। ऊपर है फील्ड, अंदर की तरफ, इसलिए वो माइनस का आ रहा है। क्लियर है बात सभी को? मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। एक बात बताओ, यदि मैं ए बी सी डी की जगह ई एफ जी एच से पूछता तो क्या करते? क्या मैं सेम काम करता? वही ई डॉट एस करता, ई लिखता, एरिया वेक्टर क्या लिखता? ये देखो सेम काम करता, ये सेम काम करता मैं, ये सेम काम, देखो ये सेम काम करता, बस एक छोटा सा चेंज होता। क्या चेंज होता? यहां पर ये माइनस नहीं आता, बस ये माइनस नहीं आता, क्योंकि ई एफ जी एच का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर आता, बाहर की तरफ। ऊपर छत का एरिया वेक्टर ऊपर बाहर, बॉटम का नीचे से, तो ऊपर मतलब जे कैप आता। तो इसका जो फ्लक्स आता जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता, तो ये 2 ई नोट ए स्क्वायर प्लस का आता। हाँ या ना? अगला निकालना है फ्लक्स किससे? ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। इस बार देखो इतनी नोटंकी करेंगे ही नहीं। देखो मुझे पता है कि मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से बस वो वाला पार्ट लेना है जो एरिया वेक्टर। चलो एक बार और ले लेता हूं, एक बार और इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ये लो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ले ली, ये तो होगी ई। इसका डॉट करना है एरिया वेक्टर, ए डी ई एफ, ये आ गया उधर की तरफ।
उधर की तरफ मतलब इधर आई एक्स एक्सिस है, उधर माइनस एक्स मतलब माइनस आई, तो इसका एरिया ए स्क्वायर माइनस का आई कैप, तो इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा आई। अब देखो आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट है ई नोट, तो माइनस ए स्क्वायर ई नोट, ठीक है। ऐसे ही यदि इधर वाले फेज से करते बी सी और एच जी, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत ही नहीं है, बी सी एच जी इधर की तरफ आता, प्लस आई यहां प्लस होता तो ये प्लस का ई नोट ए स्क्वायर आता, प्लस का ई नोट ए स्क्वायर। ऐसे ही यदि मैं बात करूं फ्लक्स थ्रू सी डी ई एच, सी डी ई एच मतलब सी डी ई एच, ये आगे वाला एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर के कैप में बाहर की तरफ आएगा। तो के कैप में देखो यहां ए स्क्वायर के कैप होगा प्लस का, और यहां होगा 3 ई नोट, तो सीधा लिख दूं ये आएगा 3 ई नोट ए स्क्वायर प्लस का। इससे कोई मतलब नहीं, एरिया यदि के कैप में है तो सिर्फ के कैप का कोफिशिएंट लो, आप वापस से ई डॉट एस लिख के देख लो यही आएगा, और अंदर वाला एरिया लोगे फाई ए बी जी एफ, ये लोगे अंदर वाला, तो वो माइनस आई कैप में आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसका जो टोटल फ्लक्स है वो 0 है। यदि आपसे 5 फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछा जाए, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो वो 0 है, और ये हमेशा 0 होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई क्लोज सरफेस रखी है, बंद, पूरा डब्बा बंद, चारों तरफ से बाउंड्री सरफेस है, कैसी भी है, क्यूबिकल है, क्यूबोइडल है, स्फीयर है, कैसी भी शेप के कोई भी सरफेस रखिए बंद है, तो टोटल फ्लक्स हमेशा उसका 0 ही आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसेगी ना वो बाहर भी निकलेगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में लाइन पैरेलल प्लेन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, सीधा सीधा पैरेलल लाइन, तो जो अंदर घुसेगी वो बाहर भी निकलेगी। तो जितनी फील्ड अंदर घुसी उतना बाहर निकले, जितना फ्लक्स लाइन अंदर घुसी उतना बाहर निकली, मतलब टोटल फ्लक्स 0 है, ठीक है। और ये मैंने नोट करके लिख भी दिया है, देखो नोट करके लिख भी दिया है, ये देखो फ्लक्स एंटरिंग इनटू द सरफेस। अब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। जितना फ्लक्स सरफेस में एंटर कर रहा है, जब भी फ्लक्स सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स घुस रहा है, तो वो फ्लक्स हमेशा निगेटिव कर लेते हैं, इज टेकन निगेटिव, एंड फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज टेकन पॉजिटिव। जैसे मान लो ये क्यूबिकल सरफेस ही ले लेते हैं, और ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ध्यान से देखना, यहां जो एरिया लोगे आप, यहां का जो एरिया वेक्टर लोगे वो इधर की तरफ आएगा डीएस वेक्टर, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इधर की तरफ, इधर की तरफ। एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, ई डॉट एस हो जाएगा ई एस कोस 180, जो कि निगेटिव होगा। तो ये जो एंटर करने वाला फ्लक्स है दैट इज काउंट एज निगेटिव फ्लक्स, और जो यहां का एरिया होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस के अंदर घुस रही है वो निगेटिव फ्लक्स देंगी, और जो बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव फ्लक्स देगी। यदि कोई फील्ड लाइन अंदर भी घुसी और बाहर भी निकली, मतलब दोनों कैंसिल आउट करके फ्लक्स वो अपना 0 कर लेगी, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, when any closed object is placed in uniform electric field, the net flux through the closed object will be 0। यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में ये नहीं वैलिड है, यूनिफॉर्म फील्ड में यदि एक क्लोज ऑब्जेक्ट रख देंगे तो टोटल फ्लक्स उससे 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा, लेकिन जो एंटर कर रहा है वो निगेटिव का काउंट होगा, और जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव का काउंट होगा, और टोटल 0। मतलब हमने एक गुल्लक में 100 रुपए डाले और 100 निकाल लिए, मतलब हमने कुछ नहीं डाला, टोटल 0। ऐसे वो वाला केस है। क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। एक क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में, ध्यान से देखना, इसको करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। किससे निकालना है? कर्व्ड सरफेस से। हमें फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से निकालना है इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। यहां ये देखो हेमिस्फीयर है, ऐसा कर्व्ड सरफेस है और ये इसका बेस है। टोटल दोनों को मिला दूं, यदि इस कर्व्ड सरफेस को और बेस को दोनों को मिला दूं तो ये हो जाएगा क्लोज सरफेस। क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस। ठीक है, दोनों मिलके देखो, ये कर्व्ड भी हो गया, ढक्कन भी हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन भी होगा, ढक्कन भी होगा, दोनों मिला करके क्लोज सरफेस होगी। और क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा टोटल 0 होगा। अब इस क्लोज सरफेस में हमारा कर्व्ड सरफेस भी है और हमारा बेस भी है। बेस, ये जो फ्लैट डिस्क है ना, इसको हम बेस बोल रहे हैं, ये जो डिस्क है इसको बेस बोल रहे हैं। दोनों मिला के 0 है, दोनों मिला के क्या है? 0। अब देखो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना मैं नहीं जानता, उसके लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तरीके से। एक कर्व्ड सरफेस के फ्लक्स के लिए छोटे छोटे एरिया वेक्टर लोगे। यहां देखो, यहां का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर जगह बदल रहा होगा एंगल, तो उसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, हालत खराब हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस लॉजिक से कर सकते हैं। ये जो डिस्क है ना, इसका तुरंत बता देंगे, क्योंकि ये तो मैंने किया ही ना अभी। ये वाला तो यही तो क्वेश्चन है जो ये यहां किया। एक एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आर पार जा रही है, अरे वही तो है, ये देखो इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार जा रही है, मतलब बेस का मैं जानता हूं तो कर्व कर लो, यहां से आ जाएगा। यदि मुझे कर्व का निकालना है तो वो फ्लक्स निगेटिव होगा बेस की, और बेस से जो फ्लक्स होगा कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ई इंटू एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो बेस का होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कर्व का इसका निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों? अपने आप आ रहा है, और निगेटिव का एक्सप्लेनेशन ये है कि वहां फील्ड अंदर घुस रही है, इसलिए वो निगेटिव आ रहा है। जैसे इसमें भी वही लॉजिक होगा, पूरा क्लोज सरफेस का फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो क्लोज में दो हो गया, कर्व भी है और बेस भी है, दोनों मिल करके 0 है। मतलब हमारा कर्व का जो फ्लक्स होगा वो बेस का निगेटिव होगा। लेकिन इस बार ये बेस का प्लेन और फील्ड पैरेलल है, तो 0, कोई है ही नहीं। एक्चुअल में इस बार बेस से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा, तो कर्व से भी नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि कर्व से गया नहीं होगा, गया है, एंटर भी किया और बाहर भी निकला। जो फील्ड लाइंस कर्व से एंटर की, कर्व से ही बाहर निकली, तो एक बार वो निगेटिव काउंट हुई, एक बार वो पॉजिटिव। लेकिन इसमें कर्व से जो अंदर घुस रही है वो किससे बाहर निकल रही है? बेस से, इसलिए वो एक बार निगेटिव तो कर्व में काउंट हुई, पॉजिटिव काउंट ही नहीं हुई, इसलिए टोटल निगेटिव आ गया। क्या ये बात समझ गए? तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज सरफेस रखे किसी भी शेप की, तो टोटल फ्लक्स उसका हमेशा 0 ही आएगा, क्लोज सरफेस का। ठीक है, अब फ्लक्स में देखो लास्ट पॉइंट बता रहा हूं फ्लक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी बन जाती है। दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि नेट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, net electric flux through any closed surface
net electric flux through any closed surface will be equal to net electric flux through any closed surface will be equal to q in upon epsilon naught, where q in upon epsilon naught मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds जो होता है वो q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो इंटीग्रेशन के आगे गोला दिख रहा है आपको, इस इंटीग्रेशन पे ये गोला जो लगा हुआ है, गोला का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये एरिया इंटीग्रेशन है। तो ये क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, बंद सरफेस के लिए, बंद एरिया के लिए, मतलब टोटल पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, जहां क्यू इन जो है, वेयर क्यू इन जो है वो है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विदिन दैट सरफेस, उस सरफेस से टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, दैट इज क्यू इन। ई क्या है? ई, ये जो ई है ना बेटा, ई ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। नेट मतलब ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, कहीं भी हो, सबका टोटल फील्ड है। चार चाहे अंदर के हो या बाहर के। मतलब देखो, ये हमारी कोई भी शेप है, ये लो कोई भी एक रैंडम शेप का है, इस पे एक चार्ज यहां रख दिया Q1, एक चार्ज यहां रख दिया -Q2, एक चार्ज यहां रख दिया Q3, एक चार्ज यहां रखा है -Q4, एक चार्ज यहां रखा है Q5, ऐसे चार्ज रखे। तो इसका टोटल, इसका छोटा सा एरिया लोगे, इन सब पांचों का नेट फील्ड यहां होगा, उसका ई डॉट एस करोगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट करोगे और क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds निकालोगे टोटल। तो ये जो वैल्यू आएगी सिर्फ इसका रिजल्ट में Q1 होगा, -Q2 होगा और Q5 होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q2 Q3 Q4 दिखेंगे ही नहीं रिजल्ट में Q3 और Q4 गायब हो जाएंगे, इफेक्ट नहीं आएगा। Q1 Q2 Q5 जो अंदर है उनका इफेक्ट आएगा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ बच्चे खुद से ऐसा समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ Q1 Q5 और Q2 की है। नहीं, सब की है। इस ई में इसका सबका, कोई एक्सटर्नल है तो उसका भी, सारा नेट फील्ड होता है ई। लेकिन रिजल्ट में सिर्फ कौन दिखते हैं? अंदर वाले चार्ज, बाहर वालों का इफेक्ट ओवरऑल कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? और ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds है, इसी को हम फ्लक्स बोलेंगे, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स ऑफ सरफेस। पूरा सरफेस का जो फ्लक्स है वो आ गया Q1 -Q2 प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो ई डॉट Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस लॉजिक से आप वो पिछला वाला स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस रखेंगे। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहां कोई बाहर और चार्ज नहीं रखा है, कहीं भी चार्ज रखोगे तो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी। मतलब कोई एक्सटर्नल प्लेट रखी होगी जिसका फील्ड है यूनिफॉर्म, तो उस रीजन में क्यूब रखोगे तो उसके अंदर चार्ज क्या है? 0। तो क्यू इन तो 0 हो गया, तो मतलब वहां पे जो फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 ही होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये बात? यदि किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई बाउंड चार्ज, अंदर चार्ज ही नहीं है, नेट सारा बाहर रखा है, तो फ्लक्स 0।
तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। एक चीज और बताता हूं, ये जो गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ जो है, इसमें ये जो नेट फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस से, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि Q1 जो चार्ज है अंदर कहां रखा है। देखो रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट को सिर्फ इतना मतलब है कि अंदर है या बाहर है। अंदर कहां है आई डोंट केयर, सेंटर पे रखा है, सरफेस के पास रखा है, कहां रखा है नहीं, इसको यहां रखो, ये इधर उधर मूव कराओ, कोई फर्क नहीं है, सबको अलग अलग रखो एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसको सिर्फ पड़ता है कि अंदर कितना चार्ज है, इसको चार्ज की पोजीशन से वैसे कोई फर्क नहीं है कि अंदर कहां रखा है। दूसरा, ये जो सरफेस है कितनी बड़ी सरफेस है, इसको भी इससे भी लेना देना नहीं है। आप एक बड़ी सरफेस बनाओगे जिसके अंदर उतना ही चार्ज है तो फ्लक्स उतना ही होगा। मतलब सरफेस के एरिया से भी फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उससे फर्क पड़ता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं इससे। देखो, ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। ले भाई एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, r रेडियस की है सब, ठीक है, r रेडियस की एक सरफेस है, कोई चार्ज यहां रखा है Q जो इसमें एनक्लोज्ड है, कैपिटल Q है भाई, ठीक है, ओके। इफ रेडियस इज ट्रिपल्ड, इसकी रेडियस बड़ा कर दिया, ये बड़ा स्फीयर ले लिया, 3r ले लिया, तो फ्लक्स क्या होगा, तो भी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई Q एनक्लोज जो होगा तो सरफेस कितनी बड़ी ले ले, Q एनक्लोज Q ही होगा, तो फ्लक्स जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, चाहे तो कितना ही बड़ा ले ले, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। मैंने यही तो बोला कि एक्चुअल में उसके एरिया पे, उसकी साइज पे कितनी बड़ी सरफेस है फर्क ही नहीं पड़ता, उसके अंदर है तो बस उतना ही बहुत है, अंदर कहां है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और एक गॉसियन सरफेस है, इसे दिखा रखा है। When circulating the flux of the electric field over the spherical surface, when circulating the flux of electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, जब हम इस क्वेश्चन सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं ओवर द स्फेरिकल सरफेस, ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, Q1 का लेंगे, माइनस Q1 का लेंगे या Q2 का लेंगे। अभी तो बताया E जो है सबका होता है, सबका, अंदर बाहर कहीं भी हो सबका होता है, रिजल्ट में सिर्फ अंदर वाले आते हैं, तो इसका रिजल्ट माइनस Q प्लस Q दोनों टोटल जीरो, तो जीरो फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सबका ले रहे, ठीक है। नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहे हैं, बोला कि यदि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds जीरो है एक सरफेस के लिए, बोला एक सरफेस है क्लोज है, देखो गोला मतलब क्लोज है, ई डॉट ds जीरो आ रहा है, मतलब उस क्लोज सरफेस से टोटल ई डॉट ds जीरो है, इसका मतलब है टोटल फ्लक्स जीरो है, टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका देखो पहला बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, बोल रहा है कि ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस रखी हो। क्यों भाई, ये ले, ये एक रैंडम क्लोज सरफेस है और यूनिफॉर्म फील्ड भी नहीं है, यहां Q1 है और यहां माइनस Q1 है, क्या इसमें फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्या इसमें फ्लक्स जीरो नहीं होगा, होगा ना, यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो पहला गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस, ये बहुत अच्छी बात बोली, टोटल फ्लक्स जीरो तब ही होगा जब जितना फ्लक्स एंटर करे, जितना फ्लक्स एंटर करे उतना बाहर निकले, तो ये बात सही है। नेक्स्ट बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज कांस्टेंट, कोई जरूरत नहीं है कैसे भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरी इनसाइड, नहीं सारे अंदर हो जरूरी नहीं है, सारे बाहर हो ये भी जरूरी नहीं है,
कुछ अंदर हो सकते हैं बट उनका टोटल 0 होना चाहिए, कुछ बाहर हो सकते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। तो आंसर आएगा बी। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करो। शाबाश। देखो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm। एक mm रेडियस का एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसपे इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज क्यू कूलम। इस वायर के पर सेंटीमीटर, ध्यान सुनना, देखो ये बोल रहे हैं द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर इज क्यू कूलम, पर सेंटीमीटर है। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस है जो 50 सेंटीमीटर रेडियस की है, 1 मीटर लंबी है, जो इस वायर को क्लोज कर रही है, एनक्लोज कर रही है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बता सकते हो इससे एनक्लोज चार्ज कितना होगा, 1 मीटर लंबा है मतलब 100 सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर में क्यों कूलम चार्ज है, हर सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में इतना चार्ज होगा। यदि पर मीटर होता तो 1 से मल्टीप्लाई करता, पर सेंटीमीटर इसलिए 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, अपॉन एप्सिलॉन 100 क्यों अपॉन एप्सिलॉन। ये आंसर आ गया। रेडियस से कोई मतलब नहीं, इस गॉसियन सरफेस की शेप से कोई मतलब नहीं, ये नेट फ्लक्स होगा। ये है, ये गोसलो के एप्लीकेशंस थे। ठीक है, तो ये सारे अपने केसेस हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सब कुछ हो गया है। तो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी कैपेसिटर भी होता है, लेकिन कैपेसिटर को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, अलग से। कैपेसिटर के लिए अलग से 2 सेशन मैंने अरेंज किए हैं, वो सिर्फ कैपेसिटर के लिए होंगे, लेकिन उससे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो करंट है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े कैपेसिटर में यूज होते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे अगला, उसके बाद। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू।